बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, यही कुछ हाल हमारे पाकिस्तान का है। लेकिन फ़र्क इतना है कि अख्यार नहीं, हमारे अपने मुल्क के लोग ही हमारी माँओं बहनों, हमारे बच्चों, हमारी नस्लों के दुश्मन बने बैठे हैं। हमारे मुल्क का सिस्टम उन सारे लोगों को सपोर्ट करता है जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो इस मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ है, जो जुर्म करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो बर्बरियत का बाज़ार गर्म रखते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम उन जैसे लोगों को सपोर्ट करता है। एक दो दिन से जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई पिक्चर्स बलूचिस्तान की सरदार अब्दुल रहमान से रिलेटेड, जो कि एक सूबाई वज़ीर हैं, जो 2018 से लेकर अब तक सूबाई वज़ीर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बातें आई हैं, लेकिन क्या किसी ने उसके लिए आवाज़ उठाई है? सिर्फ 2-3 दिन ये सोशल मीडिया में शोर चलेगा, दिखावे के लिए कुछ कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। पुलिस जो आज इतनी एक्टिव हो गई है, रेड्स कर रही है, उनकी जेलें नज़र आ गई हैं। उससे पहले वो क्या सो रही थी? क्या लोगों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में सरदारी निज़ाम क्या है? लोगों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में सरदार की जेलें भी होती हैं? लोगों को नहीं पता कि बलूचिस्तान में किस तरह के ये सरदार जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखते हैं? नहीं पता कि किस तरह इंसानियत की तजलील होती है इन सरदारों की तरफ से? कैसे पता होगा? इनकी आंखों में तो पट्टी है, क्योंकि इन्हीं सरदारों के फार्म हाउस में जाकर ही तो आपके जर्नल और जजेस खाना खाते हैं। उनको नहीं पता होता? क्या तस्वीरें वायरल नहीं हो रही हैं कि सरदार अब्दुल रहमान किन लोगों के साथ बैठा हुआ है? तो रियासत को नहीं मालूम कि सरदार अब्दुल रहमान कौन है? क्या रियासत को नहीं मालूम कि सरदार अब्दुल रहमान क्या काम करता है? क्या रियासत को नहीं मालूम कि सरदार अब्दुल रहमान का बैकग्राउंड क्या था? मोहम्मद ख़ान जो कि उसका बॉडीगार्ड था सरदार अब्दुल रहमान का, जो कोई इख्तलाफ हुआ था जिसकी वजह से उसने उसको प्रेशराइज़ किया था कुछ झूठी गवाहियाँ देने के लिए, कुछ गलत काम करवाने के लिए, जिससे मोहम्मद ख़ान ने इनकार कर दिया था। उस मोहम्मद ख़ान को अपने इनकार की पादाश में उसकी जेल में रहना पड़ा। सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को उस जेल में रखा गया। सरदार मोहम्मद ख़ान तो शायद किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसके बच्चे, उसकी बीवी सब वहीं पे थे। और जब आवाज़ उठाई गई, जब कुरान का हाथों में लोगों की, मेरा बोलते हुए ज़बान काँप रही है कि एक औरत कुरान हाथ में लेकर दुआएं दे रही है, लेकिन ये अंधे बहरे लोग चुप करके बैठे हुए, चुप की तस्वीर बने हुए, इनसे कुछ, इनको खुदा का कोई खौफ नहीं है। और उसके साथ उस औरत का क्या होता है कि उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक कर मार दिया जाता है, उसको, उसके बच्चों को, उसकी बेटी को। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ, ये है हमारे मुल्क की अशरफिया, ये है हमारी रियासत जो अंधी भी है, गूंगी भी है और बहरी भी है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, इन जैसों के लिए ये हमारी रियासत के लिए है। लोग किसके दर पर जाएं, किससे इंसाफ मांगे? यहाँ पे तो मुजरिम ही मुनसिफ है और मुनसिफ ही मुजरिम है, किसके आगे दुहाई दें? अब सरदार अब्दुल रहमान का क्या कोई मुंतकी अंजाम होगा? क्या उसको सज़ा मिलेगी? क्या वो कोर्ट कचहरी में जाएगा? क्या हाल हुआ? मतलब एक इस मुल्क का मायानाज जो लोगों की आवाज़ था, हक की आवाज़ समझा जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उस सहाफ़ी को कत्ल कर दिया जाता है। वो सहाफ़ी के घर वाले आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। शाहज़ैन कत्ल केस का क्या हुआ? मिल गया उसको इंसाफ? मुजरिम को हो गई फांसी? क्या बना उसके केस का? कितनी कैसी एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, लेकिन किसी एक में भी कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है जिसमें हम पाकिस्तानी फ़ख्र से कह सकें कि हमारी रियासतों ने इंसाफ किया। निज़ाम जोखियों की मिसाल हमारे सामने है। एक पुलिस वाला क्या कत्ल हो जाता है, उसका कातिल ही वोट देने आता है? कोई नहीं। कोई एक मुझे मौका बता दें जिसमें मैं फ़ख्र कर सकूं अपनी रियासत पर, अपनी अदलिया पर, कि हाँ इन्होंने इंसाफ दिया है। इस मुल्क में इंसाफ अंधा ही नहीं, गूंगा और बहरा भी है। कानून के सिर्फ आँखों में पट्टी नहीं, कान में भी रुएं भरी हुई हैं और ज़बान में कुफल है इनके। इस मुल्क का क्या बनेगा जहाँ ये इंसाफ का निज़ाम हो? इमरान खान, फिर वहीं पे मैं आऊँगी कि इमरान खान की अगर वो इंसाफ की बात करता है तो फिर गलत बात तो नहीं करता ना। डार्विन ने कहा था कि फिटेस्ट सर्वाइव, तो पाकिस्तान में से वही सर्वाइव कर सकता है जो फिटेस्ट है। और फिटेस्ट कौन है? कौन है मौजू वो हैं जो अशराफियाँ हैं, जो सहूलतकार हैं, जो मालदार हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है। सिर्फ वही इस मुल्क में सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी इस मुल्क में
कोई किसी का भी गुजारा मुमकिन नहीं है। ये हालात हैं इस पाकिस्तान के, यही हालात हैं इस पाकिस्तान में कि यहाँ पे जजेस, वकला, ये सब रियासतें मिल जाती हैं किसके खिलाफ? एक गलत इकदाम के खिलाफ। अभी आप लेटेस्ट पिक्चर्स तो देख ही रहे होंगे जिसमें वकला, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ कर इजलास होता है जिसमें वकला बैठते हैं, और काम क्या होता है? उन जजेस के खिलाफ साजिश की जाती है जो कहते हैं कि इलेक्शन की डेट दे दी जाए। उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर, मुनज़्ज़म तौर पर एक कैंपेन चलाई जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में जाकर डिक्टेशन ली जाती है कि अब बताएं जी, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हमने तो इनके खिलाफ कैंपेन चला दी है, अब हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है? इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस सहूलतकार बना हुआ है, वो इलेक्शन नहीं करवाया जाए, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस बाकायदा तौर पर, मुनज़्ज़म तौर पर उन लोगों के साथ, उन पीडीएम, वो उन तमाम जमात, क्योंकि हुकूमत तो उन्हीं की है, उन तमाम जमात के साथ है जो इलेक्शन से भाग रही है। बज़ाते खुद वज़ीर आज़म भी इस इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पर उन्होंने जो बिजली, आटा, पानी का फुकदान पैदा किया और ख़ुद बाहर जाकर घूम रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों के इश्तिहार देते हैं, तब कोई भी नहीं होता। तो उनको पता है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। वो तरकिया में जाकर कहते हैं जब तक एक एक बंदा मलबे से नहीं निकल जाता हम इनके साथ सपोर्ट रखेंगे। भाई, सैलाब के लोग अभी तक मर रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आई थी, ठंड के बाद अब फिर गर्मी आ रही है, फिर मच्छर है, फिर वबाएं हैं, उनके बारे में तुम्हें कोई बयान देना याद आ रहा है? तो इनको अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी तरह पता है, इसलिए ये इलेक्शन में जाएंगे नहीं। और इलेक्शन में जाने के लिए जैसे मैंने कहा कि पूरी मशीनरी इस्तेमाल होगी, इदारे को इदारे के खिलाफ किया जाएगा। अब मतलब जजेस के खिलाफ कंपेन होगी, कहाँ अदलिया की इज्जत। आप वही लोग हो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमला करवाया था, और उंगलियां आप दूसरों पर उठाते हो। आप हमेशा ऐसे ही करते हो कि जब जहां आपके खिलाफ फैसला आता है ना, तो आप अदालत को निशाना बना लेते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर अदालत से फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो क्यों ना इससे पहले वो फैसला करें, उनको इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, उनको इतना गंदा कर दिया जाए, उनकी इतनी ऑडियो वीडियो लीक्स ले आई जाए कि उसके बाद उनके पास ऑप्शन ही ना रहे, हम सिर्फ ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवा लें। लेकिन देखते हैं कि किस हद तक आप ब्लैकमेलिंग में जाएंगे और किस हद तक आप कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि सरदार अब्दुल रहमान के केस से तो ये सामने आ गया कि इस मुल्क में कानून है ही नहीं। आप लोग जो मर्जी चाहें, जिस तरह इसकी धज्जियां बिखेरना चाहते हैं बिखेर लो। वो जो कुर्बानियां 1947 में लोगों ने अपनी जानें देकर दी थी ना, सिर्फ जानें नहीं दी थी, अपनी इज्जतें दी थी, उनका ही कोई खौफ कर लेते, उन्हीं की इज्जतों के वास्ते तुम लोग मुल्क का कोई ख्याल कर लेते। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने सोच लिया कि इस मुल्क में सिर्फ माशी नहीं, माली नहीं, सियासी नहीं, आईनी बुहरान भी पैदा करना है, इस मुल्क को कहीं का नहीं रखना है। इसलिए अब तुम लोग तमाम साजिशें करो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ कर करो, कहीं मुल्क में करो, लेकिन बात यह है कि आवाज़ अगर अवाम की उठ गई तो फिर किधर जाओगे। अभी लोग लाहौर की सड़कों में निकले हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने जेलों में नहीं जाना, ये वो लोग हैं जो सिर्फ जिन लोगों ने जेलों पे जाना है उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो इमरान खान की तो फतह यकीनी है, कितना प्रेशर तुम अवाम का बर्दाश्त कर सकोगे। लोग, सिर्फ वो लोगों का आप जमे गफीर देखें जो आए हैं, उन लोगों को इस्तकबाल करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो लोगों ने अभी जेल में जाना है। आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कह रहे हो हम जी जेल में पकड़ेंगे नहीं, धड़ेंगे नहीं, लेकिन जब वो एक कानून जो आपने दफ़ा लगाई हुई है तब इतने सारे लोग आ जाएंगे, तब आप कोई तो एक्शन लोगे। वो तो वहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे, शोर शराबा करेंगे। आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? रियासत के पास कोई ऑप्शन बचा है? और दूसरी तरफ इमरान खान अपना खेल आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके खेले जा रहा है। कल जो हमने अपने एक माह पहले वीलॉग में बता दिया, कल उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। फवाद चौधरी और चौधरी परवेज़ इलाही ने बाकायदा जो है प्रेस के सामने ऐलान किया कि परवेज़ इलाही अपनी पूरी टीम के साथ पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। अभी ये स्टेप है। अब अच्छा, लोगों में अब ये कहना कि लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको बड़ी क्रिटिकली देख रहे हैं। वो कुछ लोग तो पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन ये कहता है कि क्या इमरान खान को परवेज़ इलाही पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें, पब्लिक को ये लगता है, अवाम को ये लगता है कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो क्या ये कोई चाल तो नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान ने भी कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, क्योंकि जब उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि परवेज़ इलाही का पीटीआई में शामिल होना पीटीआई के लिए कितना फ़ायदेमंद है, या फिर कि ये कोई एक ट्रैप है। दूसरी तरफ जो नज़रियाती कारकुन हैं इनके, कुछ लोग इनके हैं, वो भी थोड़े से डाउटफुल हैं, वो भी इस
बात पे रीथिंक कर रहे हैं कि क्या पीटीआई को परवेज़ इलाही को इस तरह अपनी पार्टी में लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, सब अपने अपने मोहरे इस्तेमाल करें, जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुक्मरान हों, चाहे वो सहूलतकार हों, सब अपने अपने मोहरे खेल रहे हैं अपने अपने मफादात के लिए। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा, ये अभी तक किसी ने नहीं सोचा। क्या पाकिस्तान की माएँ बहनें इसी तरह जेल में सड़ेंगी, इसी तरह उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होगी, और उसके बाद 3 दिन तक हम सोशल मीडिया में रोएंगे धोएंगे और फिर चुप होकर बैठ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।